हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड फन क्लास 9th। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे चुनमुनूस, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो आज से मैं कुछ सैम्पल पेपर्स आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। तो आज है पहला सेशन आप लोगों के सैम्पल पेपर सोल्यूशन का, और ये है सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी के लिए। तो पूरी बायोलॉजी, पूरा सिलेबस आप लोगों को इस सैम्पल पेपर सोल्यूशन में मिल जाएगा। सेक्शन ए, बी, सी, डी, ई, हर एक सेक्शन से क्वेश्चंस लेकर आई हूं मैं, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि किस तरीके से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए और किस तरह आंसर रिप्रेजेंट करना चाहिए, ताकि आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा मार्क्स बने एग्जाम्स में। तो चलो बच्चों, लेट्स गेट स्टार्टेड विद सैम्पल पेपर सोल्यूशन ऑफ क्लास 9th बायोलॉजी। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखो, MCQs वाला ये क्वेश्चन है, क्योंकि सेक्शन ए से अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखना पहले शुरू करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों का MCQ वाले सेक्शन में, रॉबर्ट ब्राउन इज अ वेल नोन साइंटिस्ट एंड ही डिस्कवर्ड। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था बच्चों? रॉबर्ट ब्राउन जो कि एक वेल नोन साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या डिस्कवर किया था? लाइजोसोम, सेल, न्यूक्लियस या फिर वैक्यूल, क्या डिस्कवर किया था उन्होंने? रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक। मैंने आप लोगों को एक वन शॉट के टाइम पर भी, और जब पूरा एक समराइज चैप्टर चल रहा था, सारे चैप्टर का एक वन शॉट चल रहा था, तब भी मैंने आपको बताया था कि कभी भी कंफ्यूज मत होना रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन में। एक ट्रिक छोटी सी बताई थी कि हुक जो होता है ना, वो कॉर्क, वो डेड सेल का बना हुआ होता है हुक, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले सेल को ऑब्जर्व किया था। और ब्राउन, न्यूक्लियस हमेशा ब्राउन कलर का होता है, ब्राउनिश रेड कलर का होता है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। ये मैंने आप लोगों को एक छोटा सा ट्रिक बताया था, आई होप आप लोगों को याद हो। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस। इसका आंसर, रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले क्या डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। चलो, प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स अडॉप्टेड फॉर द स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इंक्लूड। प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स जो अडॉप्ट किया जा सकता है ग्रेन्स के स्टोरेज के लिए, वो क्या इंक्लूड करेगा? स्ट्रिक्ट क्लीनिंग, फ्यूमिगेशन, प्रॉपर ड्राइंग या फिर ऑल ऑफ दीज। क्या इम्प्रूवमेंट, क्या अडॉप्ट किया जा सकता है? कौन सी स्ट्रैटेजी, कौन सा मेथड अडॉप्ट किया जा सकता है प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स में? अगर हमें ग्रेन्स को स्टोर करके रखना है अच्छे तरीके से ताकि वो खराब ना हो जाए, तो हमें क्या प्रिवेंटिव कंट्रोल मेजर्स यूज करने पड़ेंगे? तो बेटा जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो क्लेनलीनेस भी बहुत ज़रूरी है, सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सफाई नहीं होगी तो इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है, इन्फेक्शन छोड़ो डिजीजेस लग सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर उसे ड्राई करना पड़ता है प्रोडक्ट को, और फिर फ्यूमिगेशन किया जाना चाहिए, यानी कि केमिकल्स को स्प्रे करना चाहिए, जैसे DDT वगैरह है, ताकि उसमें आगे चलकर भी कभी कोई कीड़ा वगैरह ना लगे, कोई पेस्ट ना लगे। अगर पेस्ट लग भी गया है तो फ्यूमिगेंट के हेल्प से वो सारे पेस्ट किल हो जाए, डेड हो जाए। तो यहाँ पर बच्चों आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ये सारे ही मेथड्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे, ये सारे ही कंट्रोल मेजर्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे, ताकि हम प्रॉपर तरीके से ग्रेन्स की स्टोरेज कर सके, प्रॉपर तरीके से ग्रेन्स को स्टोर करके रख सके, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट क्लीनिंग, फ्यूमिगेशन, प्रॉपर ड्राइंग, एवरीथिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। While preparing a temporary mount of cheek cells, teacher asked Rohit to pick up the stain. Okay, he had 4 bottles A, B, C and D containing methylene blue, glycerin, distilled water, Canada balsam. Which one should he pick? कौन सा स्टेन उसे पिक करना चाहिए बच्चों? कौन सा स्टेन उसे पिक करना चाहिए? अगर उसे चीक के सेल्स को ऑब्जर्व करना है तो इन चारों स्टेन में से या इन चारों बॉटल्स में से उसे कौन सा स्टेन पिक करना चाहिए, ताकि आसानी से चीक के सेल्स उसे विजिबल हो जाए? बताओ क्या होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे कि आपका आंसर क्या था शुरू में,
और क्यों था इसका एक्सप्लेनेशन भी जरूर देना। मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ, इसका आंसर हो जाएगा ए होगा, यानी कि आपका डी ऑप्शन मिथिलीन ब्लू। मिथिलीन ब्लू को यूज किया जाएगा ह्यूमन चीक के सेल्स को देखने के लिए, एपिथेलियल सेल्स को ऑब्जर्व करने के लिए। मतलब मिथिलीन ब्लू को एज अ स्टेन यूज किया जाएगा कि हम उस एपिथेलियल टिश्यू या सेल के ऊपर उसे स्टेन करें ताकि वो आसानी से दिख सके। क्यों? क्योंकि बच्चों मिथिलीन ब्लू जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल होता है हमारे सेल्स में, ठीक है, इंक्लूडिंग डीएनए एंड आरएनए। तो ये डाई जो है वो टॉक्सिक है अगर वो इंजेस्ट कर लिया जाए, और ये इरिटेशन कॉज कर सकता है अगर इसे स्किन और आईज से कांटेक्ट में रखोगे तो, ठीक है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं जो कि सेक्शन ए का ही क्वेश्चन है ऑफ कोर्स। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन लिवर सेल्स इज। प्राइमरी फंक्शन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या होता है? लिवर के सेल में पूछा जा रहा है। लिवर के सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या रोल है, किस चीज के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है? डिटॉक्सिफिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म या फिर प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म। किस चीज के लिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिस्पॉन्सिबल होगी हमारे लिवर के सेल्स में? क्या होना चाहिए इसका आंसर? मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, किस चीज की सिंथेसिस कराता है? लिपिड की सिंथेसिस कराता है ना। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली लिवर का सेल मेंशन किया गया है, तो क्या होना चाहिए बताओ। देखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम ना सिंथेसिस के अलावा भी मेम्ब्रेन्स को रिपेयर करने का होता है। मेम्ब्रेन्स की रिपेयरमेंट का काम भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है, ठीक है। तो अगर ये किसी भी चीज को रिपेयर कर रहा है तो यानी कि हो सकता है कि ये डिटॉक्सिफाई भी करे। लिवर का सेल अगर है, लिवर का सेल अगर प्रेजेंट है तो उसमें डिटॉक्सिफिकेशन का काम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होगा। तो यहाँ पर बच्चों आंसर हो जाएगा डिटॉक्सिफिकेशन। प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो सकता, प्रोटीन सिंथेसिस वैसे भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं करता। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहीं कहीं से भी दूर दूर तक भी कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड नहीं है। कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, अगेन आई सेड कि प्रोटीन से रिलेटेड कुछ भी काम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नहीं होता है बल्कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। तो यहाँ पर एक ही ऐसा ऑप्शन बचता है जो काफी ज्यादा रिलेटेबल होगा हमारे लिवर सेल्स के पर्सपेक्टिव से। सो दिस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, रोशनी इज मेकिंग अ टेम्पररी माउंट ऑफ अनियन पील। What precaution should be taken to avoid the entry of air bubbles in the slide? रोशनी एक टेम्पररी अनियन पील का टेम्पररी माउंटिंग कर रही है, ठीक है, अनियन पील की। तो उसे क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि वो एयर की एंट्री अवॉइड कर सके, मतलब बबल बनना अवॉइड कर सके स्लाइड के अंदर। सो कवर स्लिप शुड बी जेंटली ड्रॉप्ड ओवर द पील। पील शुड बी इमर्स्ड इन स्टेन फॉर ओवर एन आवर। Peel should be allowed to fold over itself once or twice. Cover slip should be dropped onto the peel from a certain height. What should be the मतलब real reason? क्या करना चाहिए बताओ, क्या करना चाहिए? कवर स्लिप के साथ कोई एक्सपेरिमेंट करनी चाहिए या पील शुड बी इमर्स्ड इन स्टेन? बेटा एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस है ना ये सभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को कहीं से भी कोई कंफ्यूजन ना रहे कि ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखो जब हम ना अनियन पील की माउंटिंग कर रहे होते हैं, एक तो अनियन का पील जो है बहुत ही थिन होता है ना, बहुत ही ज्यादा थिन होता है। एक सिंगल लेयर को किसी भी तरह अच्छे तरीके से प्लेस करना स्लाइड में और उसको स्टेनिंग करना, फिर उसको देखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम होता है। लेकिन फिर भी अगर वो हम करने में कामयाब हो जाते हैं, हमने जो उसका पीस है अनियन पील का उसको रख दिया है अब स्लाइड में, अब हमें उसे क्या करना है, कवर करना है ताकि हम उसे देख सके, और ऐसे कवर करना है कि एयर बबल्स उसमें ना बने।
पील शुड बी इमर्स्ड इन स्टेन फॉर ओवर एन आवर। अगर स्टेन में मिथिलीन ब्लू या फिर सैफरन इन सोल्यूशन या वट एवर स्टेनिंग इज गोइंग टू बी यूज, अगर उसमें हमने पील को रख दिया लगभग 1 घंटे के लिए, वो पील पता नहीं कहाँ चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक तो प्लस वो टॉक्सिक होता है, कोई भी स्टेन बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है, सारे सेल्स डेड हो जाएंगे अगर वो पील में रहा है ना, तो उसमें एक्सऑस्मोसिस हो सकती है, एक्सऑस्मोसिस हो जाएगी, सारा सेल जो है वो प्लाज्मोलाइज कर जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, आप पील देख ही नहीं पाओगे दोबारा कभी। तो ये तो नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पे ये नहीं हो सकता। पील शुड बी अलाउड टू फोल्ड ओवर इटसेल्फ वंस और ट्वाइस। आपने कभी नोटिस किया होगा, अगर आपने खुद से ये एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा, तो पील अगर कभी कभी ओवरलैप कर जाता है एक दूसरे के ऊपर, तो हमें उसका जो व्यू है माइक्रोस्कोप में अच्छा नहीं दिखता, हमें क्लियर सेक्शन उसका नहीं दिखता, बहुत ही डेंस दिखने लगता है और कोई भी स्ट्रक्चर, सेल का पूरा स्ट्रक्चर हमें सही तरीके से समझ ही नहीं आता। तो और प्लस इसका एयर बबल से कोई लेना देना नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता कि पील शुड बी अलाउड टू फोल्ड ओवर इटसेल्फ। क्यों ही फोल्ड करना है भाई, अगर फोल्ड ही करना था तो हम इतनी सावधानी से उसको स्लाइड में रख ही क्यों रहे, उसको जैसे मन वैसे ही एकदम गोला गोला बनाकर उसको रख देना था, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। अगला ऑप्शन देखो, कवर स्लिप शुड बी ड्रॉप डाउन टू द पील फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। देखो ड्रॉप करोगे, ठीक है, एक सर्टेन हाइट से जब ड्रॉप करोगे, छोड़ दोगे एक सर्टेन हाइट से, तो एयर बबल बनेंगे ही बनेंगे, कोई ऐसा चांस ही नहीं बन सकता कि एयर बबल फिर ऐसे केस में ना बने, ठीक है। तो हमें ये सब नहीं करना है, हमें जेंटली ड्रॉप करना है पील के ऊपर, बहुत ही जेंटली, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ मैं, रुको। सबसे पतली चीज़ यहाँ पर यही है, एक रिमोट, ठीक है, लाइट का एक रिमोट। जैसे मान लो ये स्लाइड है, ठीक है, ये स्लाइड है, हमें ना ऐसे बिल्कुल ही इसको इसके ऊपर ऐसे गिरा नहीं देना, इसको इसके ऊपर ऐसे गिराना नहीं है, हमें जेंटली ड्रॉप करना है, लाइक दिस, ऐसे करके। जब हम बहुत ही जेंटली कवर स्लिप को इस तरीके से ड्रॉप करेंगे स्लाइड के ऊपर, तो ना एयर बबल बनेगा और ना पील में कोई दिक्कत आएगी, सब कुछ आसानी से बहुत ही बढ़िया तरीके से कवर हो जाएगा और आप आसानी से उसकी माउंटिंग कर पाओगे। तो यहाँ पर आंसर हो जाता है ए। अगला क्वेश्चन देखो, ऑन ऑब्जर्विंग ऑन अनियन पील स्लाइड अंडर लो पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप विच सेट ऑफ स्ट्रक्चर्स आर क्लियरली सीन। कौन कौन से स्ट्रक्चर्स क्लियरली दिख सकते हैं, बताइए कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आपको क्लियरली दिख पाएंगे अगर आपने लो पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर अनियन पील को ऑब्जर्व किया तो। ऑप्शंस हैं न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल, क्रोमोसोम्स, सेल वॉल, वैक्यूल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, सेल वॉल, न्यूक्लियस, वैक्यूल, क्रोमोसोम्स। कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको लो पावर माइक्रोस्कोप के अंदर भी आसानी से दिख जाएगा? आपको दिखेगा बेटा न्यूक्लियस। देखो जहां जहां पर क्रोमोसोम्स लिखा है ना, पहले तो इसको कट कर दो। क्रोमोसोम्स बहुत ही फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लो पावर माइक्रोस्कोप में बहुत मुश्किल है दिखना। न्यूक्लियस किसी तरह दिख जाए तो दिख जाए, पर न्यूक्लियस के अंदर का क्रोमोसोम तो इट्स नियरली इम्पॉसिबल, दिख ही नहीं सकता, ठीक है। तो जहां जहां पर भी क्रोमोसोम लिखा हुआ है उसको तो पहले हटा ही दो। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, भाई साहब सेल मेम्ब्रेन को आप कैसे देख पाओगे? एक तो माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी नहीं है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, वो भी लो पावर का कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। सेल मेम्ब्रेन इतना फाइन, इतना थिन होता है कि पता भी नहीं चलता। आपको सेल वॉल दिख जाएगा पर सेल मेम्ब्रेन दिखना बहुत मुश्किल है। वैक्यूल सेल का सबसे बड़ा यूनिट होता है, सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल होता है, वो आपको आसानी से दिख जाएगा। न्यूक्लियस आपको दिख जाएगा बिकॉज वो बहुत ही डेंसली एक रेगुलर बॉडी प्रेजेंट होती है, डेंस रेगुलर बॉडी प्रेजेंट होती है सेल के अंदर, तो वो आपको आसानी से दिख जाएगी। एंड ऑफ कोर्स सेल के अंदर का जो भी कंटेंट है वो सब साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड होता है, तो आपको
साइटोप्लाज्म भी दिख जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों आंसर आपका हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है, जिसमें सेल वॉल, वैक्यूल, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट पेयर, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट पेयर है, कौन सा सही नहीं है। लाइसोसोम, सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स लिखा हुआ है, न्यूक्लियस, ब्रेन ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्लोरोप्लास्ट, किचन ऑफ द सेल। आपके ऑप्शंस हैं ए का ए, बी का डी, सी का बी और डी का सी। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें से मिसमैच्ड है, कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है। पहली बात, सारे बच्चों ने ये सुन रखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। फिर आप लोगों ने ये भी सुना है और ये भी जानते हो कि न्यूक्लियस सेल के बाकी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है पूरे सेल को, तो यानी कि वो ब्रेन ऑफ द सेल कहलाता है, तो ये भी सही बात है। क्लोरोप्लास्ट, चिकन कह रही हूँ, किचन ऑफ द सेल, किचन ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है क्लोरोफिल पिगमेंट, और क्लोरोफिल पिगमेंट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होती है, यानी कि खाना बनता है सेल्स का, प्लांट के सेल्स का, तो यानी कि ये क्या हो गया, किचन ऑफ द सेल हो गया। तो बचा क्या बच्चों, लाइसोसोम कोई सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स नहीं होता, लाइसोसोम कंटेन करता है कुछ हाइड्रोलेसेस, ठीक है। लाइसोसोम्स क्या है, दीज आर द सुसाइडल बैग्स है जो किल करती है सेल को, विच आर टर्न्ड ऑफ या डैमेज हो चुका होता है या नॉन फंक्शनल हो चुका होता है। लाइसोसोम्स कुछ भी सिक्रीट नहीं करती बच्चों, बल्कि वो पोजेस करती हैं कुछ लाइटिक एंजाइम्स। लाइटिक एंजाइम्स बोले तो कोई भी सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करने वाली एंजाइम्स, ठीक है, और वो मेम्ब्रेन बाउंड होती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाता है आपका ए का ए, यानी लाइसोसोम इज द इनकरेक्ट और मिसमैच्ड पेयर। अगला क्वेश्चन देखो, डैश क्रॉप्स आर ग्रोन ड्यूरिंग द रेनी सीजन इन द मंथ ऑफ जून और जून टू अक्टूबर। जून से अक्टूबर के बीच में कौन सा क्रॉप ग्रो कराया जाता है, रेनी सीजन में कौन सा क्रॉप ग्रो कराया जाता है, चलो बताओ जल्दी से। खरीफ क्रॉप, ऑयल, सीरियल या फिर राबी क्रॉप, किस तरह का क्रॉप जो है वो ग्रो कराया जाएगा रेनी सीजन में या फिर जून से अक्टूबर के बीच में। मैंने आपको बताया था ना, एक कुछ हिंट दिया था, जब आप इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज वाला वन शॉट देखोगे तो आपको ये हिंट समझ में आएगा, ठीक है। जून से अक्टूबर के बीच में रेनी सीजन होता है, रेनी सीजन होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो उस टाइम पर किस तरह के क्रॉप्स ग्रो करेंगे, खरीफ क्रॉप्स ग्रो करेंगे, ठीक है, खरीफ क्रॉप्स। देखो कैसे, रेनी, रेनी वर्ड आ जाता है आर से, और राबी वर्ड भी आ जाता है आर से, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट है, दोनों को समझ लो कि बिल्कुल ऑपोजिट है टू ईच अदर। रेनी इज नॉट इक्वल टू राबी, ऐसे करके दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, दोनों आर से स्टार्ट होते हैं लेकिन दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, ऐसे करके समझना। तो दूसरा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा फिर, ऑब्वियस सी बात है खरीफ आ जाएगा। खरीफ क्रॉप्स रेनी सीजन में ग्रो कराए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, असर्शन रीजन का ये क्वेश्चन है बच्चों। असर्शन रीजन बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग एक समझ लो कि पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का, और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें से बच्चे इतना ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि मतलब मैं अभी आप लोगों को जब सॉल्व कराऊंगी ना, आप खुद देखोगे कि कितना कंफ्यूजिंग होता है। तो असर्शन, सबसे पहले असर्शन है, वैस्कुलर और कंडक्टिव टिश्यू इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लांट, ठीक है। वैस्कुलर और कंडक्टिव टिश्यू जो है एक डिस्टिंक्टिव फीचर है कॉम्प्लेक्स प्लांट का। रीजन है कि वैस्कुलर टिश्यू हैज मेड सर्वाइवल ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लांट्स पॉसिबल इन द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। अब आप बताओ कि ये दोनों स्टेटमेंट सही है या दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट गलत है। अगर सही है तो क्या दोनों क्या रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है असर्शन रीजन बच्चों के लिए। अभी तो आप लोग 9th में ही हो, चुन्नू मुन्नूज हुई हो,
लेकिन जब बड़े बड़े लोगों का ये हालत हो जाता है, नहीं कर पाते सॉल्व। 11th क्लास के बच्चे, 12th क्लास के बच्चे अभी भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन में। आप लोग तो फिर भी बहुत छोटे हो अभी, लेकिन अगर आप ट्राई कर सकते हो और आपको आंसर समझ में आ जाता है कि क्या हो सकता है, तो इट्स वेरी गुड। ठीक है, चलो। वैस्कुलर और कंडक्टिव टिश्यू जो है वो किसी भी कॉम्प्लेक्स प्लांट का एक डिस्टिंक्टिव फीचर है, ये तो सही बात है। वैस्कुलर टिश्यू ने सर्वाइवल पॉसिबल करवाई है कॉम्प्लेक्स प्लांट्स की टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट्स में। क्यों सर्वाइव पॉसिबल कराई है? क्योंकि वैस्कुलेचर अगर नहीं होता, वैस्कुलर बंडल्स नहीं होते, ठीक है, ये सारे वैस्कुलर टिश्यूज नहीं होते, तो किस तरह से उनको वाटर एंड मिनरल्स और बाकी का कंडक्शन पार्ट उनका कंप्लीट हो पाता? नहीं हो पाता, है ना। तो बच्चों लेकिन यहाँ पर ना रीजन जो है असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, लेकिन रीजन कुछ और कह रहा है और असर्शन कुछ और ही कह रहा है। यानी कि रीजन पढ़ने के बाद आपको लग नहीं रहा है कि असर्शन के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, लग रहा है आपको कि ये रीजन वाला स्टेटमेंट भी एक सही स्टेटमेंट है, पर एक अलग से एक इंडिविजुअल असर्शन है। रीजन, किसी भी असर्शन का रीजन नहीं लग रहा। तो यहाँ पर बच्चों आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू, लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जाइलम और फ्लोएम जो वैस्कुलर टिश्यूज होती है बच्चों, वो कंडक्ट करती हैं वाटर, मिनरल, फूड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो वैस्कुलर टिश्यू एक डिस्टिंक्टिव फीचर होता है कॉम्प्लेक्स प्लांट का, ठीक है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये वाला स्टेटमेंट असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। ये वाला स्टेटमेंट रीजन को जरूर एक्सप्लेन कर रहा है, पर रीजन वाला स्टेटमेंट असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। अगला क्वेश्चन देखो। अब हम आ जाते हैं बी पार्ट में, सेक्शन बी पार्ट में। एक्सप्लेन व्हाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर। हमें समर सीजन में कॉटन के क्लोथ्स क्यों पहनने चाहिए बच्चों? बताओ, हमें समर सीजन में कॉटन के क्लोथ्स क्यों पहनने चाहिए? इसका आंसर क्या हो जाएगा? गर्मियों के टाइम में हम बहुत ज़्यादा परस्पायर करते हैं, परस्पिरेशन यानी कि हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, वी परस्पायर मोर। व्हाई? बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल। ठीक है, लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, ड्यूरिंग summers we perspire more because of the mechanism of our body। हमारे बॉडी में कुछ मैकेनिज्म है हमारे बॉडी को ठंडा रखने के लिए, विच कीप्स अस कूल। ठीक है, which keeps us cool। और गर्मियों के मौसम में तो हमें चाहिए होता है ना कि हमें ठंडा ठंडा फील हो। तो when evaporation takes place then sweat particles gain energy from body। जब evaporation होता है तो स्वेट के जो पार्टिकल्स है ना वो एनर्जी गेन करते हैं और हमारे सरफेस पे आने के बाद वेपराइज हो जाते हैं, वेपर के फॉर्म में वो निकल जाते हैं बाहर। ठीक है, तो उस टाइम पर जो हीट एनर्जी है वो इक्वल हो जाती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन से और अब्जॉर्ब हो जाती है हमारी बॉडी में, जिसके वजह से हमारा बॉडी बहुत कूल फील करने लगता है। आई नो ये आप लोगों के बायोलॉजी का क्वेश्चन नहीं है, बट ये आपके बॉडी के मैकेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसीलिए मैं इसको पुट अप करके आई हूँ, इसीलिए मैं ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, तो कॉटन क्लॉथ जो है ना, कॉटन जो एक मटेरियल है वो बहुत ही गुड अब्जॉर्बर है वाटर का,
वाटर का गुड अब्जॉर्बर होने की वजह से वो स्वेट को बहुत जल्दी अब्जॉर्ब कर सकता है और वो हमारे एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर सकता है ताकि इजीली इवापोरेशन हो सके, इजीली वेपराइजेशन हो सके। वहीं अगर सिंथेटिक क्लोथ्स आप पहनते हो जिसमें वाटर को अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल होती है, तो वो आपको समर में कोल्ड फील नहीं कराएगा क्योंकि इवापोरेशन जल्दी नहीं होगी और इस वजह से आपको बहुत गर्मी होगी, आपको बहुत चुभने लगेगा वो कपड़ा। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि गर्मियों के मौसम में हमें कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, राइट मेन डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। मेन डिफरेंस बताना है आपको प्लांट और एनिमल सेल के बीच में। अब ये आ गया है आपका सेक्शन सी का क्वेश्चन बच्चों। सेक्शन सी का क्वेश्चन है, फटाफट से आप लोग पहले तो खुद इसको सॉल्व करने की कोशिश करो और मैं तो आपको बता ही रही हूं। चलिए, क्या आंसर होगा? अ सोल्यूशन, और इसके अलावा बाकी के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। सोल्यूशन ऑफ 3% ग्लूकोज एंड अ सोल्यूशन ऑफ 8% ग्लूकोज आर केप्ट इन अ trough separated by a semi-permeable membrane. What will you observe after 1 hour? Briefly describe striated and smooth muscles with their functions. जल्दी से बताओ बच्चों, पहले वाले का आंसर क्या होगा? सबसे पहले हम लोग प्लांट और एनिमल सेल के बीच का डिफरेंस कर लेते हैं। प्लांट सेल, एनिमल सेल, क्या क्या डिफरेंसेस आएंगे? सबसे पहले तो प्लांट सेल जो होती है वो लार्ज होती है साइज में और एनिमल सेल स्मॉलर इन साइज, लार्जर इन साइज, स्मॉलर इन साइज। दूसरा क्या मेजर डिफरेंस आ जाएगा? प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। सेल वॉल प्रेजेंट, सेल वॉल एब्सेंट। ठीक है, तीसरा क्या है? लाइजोसोम्स जो है ना वो बहुत कम नंबर में पाए जाते हैं प्लांट सेल में, लेकिन एनिमल सेल्स में वो ज्यादा नंबर में पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स इसमें प्रेजेंट होता है और उसमें एब्सेंट होता है। प्लास्टिड्स प्रेजेंट, प्लास्टिड्स एब्सेंट। ठीक है, लाइजोसोम्स, लाइजोसोम्स फ्यू, मच लाइजोसोम्स। इसके अलावा और क्या डिफरेंसेस आ जाएंगे? वैक्यूल्स, इसमें वैक्यूल्स बहुत ही लार्ज साइज में पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स में बहुत छोटे साइज में पाए जाते हैं। वैक्यूल्स लार्ज in size, smaller in size। ठीक है, इतना तो डिफरेंसेस काफी है आप लोगों के लिए। ठीक है, इतना डिफरेंस काफी है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अ सोल्यूशन ऑफ 3% ग्लूकोज और 8% ग्लूकोज अगर एक ट्रफ में रखा गया है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से सेपरेटेड है, तो हम 1 घंटे के बाद क्या ऑब्जर्व करेंगे? जाहिर सी बात है बच्चों कि वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होगा, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे इक्वल हो जाएगा और वो सोल्यूशन आइसोटोनिक हो जाएगा बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। solution becomes isotonic because of the process of osmosis। ठीक है, डन एवरीवन। चलो, ब्रीफली डिस्क्राइब स्ट्राइटेड एंड स्मूथ मसल्स विद देयर फंक्शंस। स्ट्राइटेड मसल और स्मूथ मसल में बेसिक मतलब डिफरेंसेस तो नहीं पूछा है यहाँ पर दोनों को अलग अलग से डिस्क्राइब करने के लिए पूछा है और प्लस उसके फंक्शंस भी पूछे हैं। तो बच्चों, जो स्ट्राइटेड मसल फाइबर के सेल्स होते हैं ना, वो लॉन्ग और इलोंगेटेड होते हैं। यहाँ पर लिखो लॉन्ग एंड इलोंगेटेड। लॉन्ग होते हैं
इलोंगेटेड होते हैं, नॉन टेपरिंग होते हैं, सिलेंड्रिकल और अनब्रांच्ड होते हैं। लिखो यहाँ पर अनब्रांच्ड, सिलेंड्रिकल, ये सारे फीचर्स है स्ट्राइटेड मसल के फाइबर्स का। जो सेल्स होंगे दे हैव लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, क्यों? क्योंकि उनको वॉलंटरी एक्शंस परफॉर्म करने हैं तो न्यूक्लियस ज्यादा चाहिए होगा, ज्यादा न्यूक्लियस क्या कराएगा, ज्यादा एनर्जी भी प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, मसल फाइबर्स जो है वो डार्क और लाइट बैंड्स या फिर स्ट्राइशंस शो करते हैं। माइक्रोस्कोप में आप आसानी से उन स्ट्राइशंस को देख सकते हो और इसीलिए उनको स्ट्राइटेड मसल बोला जाता है। ठीक है, स्ट्राइटेड मसल कहाँ कहाँ पर पाए जाएंगे? हमारे लिम्स में, दोनों हाथ, दोनों पाँव में, फेस में, नेक में, जहां जहां पर भी आप अपने स्केलेटल मसल्स को मूव करा सकते हो उन सारे मसल्स में स्ट्राइटेड मसल्स पाए जाते हैं। बेसिकली स्ट्राइटेड मसल को ही स्केलेटल मसल बोला जाता है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड जो नॉन स्ट्राइटेड मसल्स होते हैं ना, उनमें कोई स्ट्रिप, कोई स्ट्राइशन नहीं पाया जाता और न्यूक्लियस भी नहीं होते ज्यादा और बहुत ही स्मूथ होते हैं, टेपरिंग होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। उन्हें ज्यादातर आप इंटरनल ऑर्गन्स में, सॉफ्ट ऑर्गन्स में देखोगे। जितने भी इंटेस्टाइन है या आपका एलिमेंट्री कनाल है उसके अंदर जितने भी मसल्स पाए जाते हैं ना, उन सब में आपको स्मूथ मसल्स नजर आएंगे और स्मूथ मसल का काम होता है इनवॉलेंट्री मूवमेंट कराना। ठीक है, एलिमेंट्री कनाल में हो गया, स्टमक में हो गया, इंटेस्टाइन में हो गया, यूट्रस में हो गया, ब्रोंकाई में हो गया, इन सब में स्मूथ मसल पाए जाते हैं। ठीक है, फंक्शन समझ में आ गया, ब्रीफली डिस्क्राइब कर लिया। चलो अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। अब आपका सेक्शन डी का क्वेश्चन आ गया है बच्चों, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। पूछ रहा है व्हाई आर माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, गिव 3 सिमिलैरिटीज एंड 1 डिफरेंस बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड अ प्लास्टिड। क्यों माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है? क्यों माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है? और यहाँ पर पूछ रहा है 3 डिफरेंसेस, 3 सिमिलैरिटीज और 1 डिफरेंस बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। तो क्या लिखोगे? माइटोकॉन्ड्रिया एसोसिएटेड होते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के साथ। एक सेकेंड, देखो माइटोकॉन्ड्रिया एसोसिएटेड होता है विथ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्स में जो रेस्पिरेशन होता है ना, वो कहाँ पर होता है एक्चुअल में? वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। एंड एनर्जी जनरेशन ऑफ द सेल, एंड एनर्जी जनरेशन ऑफ द सेल, इसके साथ माइटोकॉन्ड्रिया जुड़ा हुआ है। तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज वो रिलीज होती है माइटोकॉन्ड्रिया से इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर various processes are released by mitochondria in the form of ATP molecules। तो इसी वजह से बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। 3 सिमिलैरिटीज बतानी है प्लास्टिड के साथ। तो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है, इसीलिए इसे सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल भी हम बोलते हैं। प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है।
एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया की होती है वो सिमिलर होती है, एक जैसी होती है, और दोनों ही क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेनस होता है और प्लास्टिड भी डबल मेम्ब्रेनस होता है। ये हो गए 3 सिमिलैरिटीज। आप लोग प्लीज अपने नोट्स में लिख लो बच्चों इस चीज को, जैसे जैसे मैं बोलते जा रही हूँ आप लोग अपने नोट्स में लिखते चले जाओ, क्योंकि अगर एग्जाम में आ गया तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा इन सारे आंसर से। मेजर डिफरेंस दोनों के बीच में क्या है? मेजर डिफरेंस ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है, लेकिन प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। चलो अगला क्वेश्चन देखो। स्टेट व्हाट विल हैपन व्हेन ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन या फिर शुगर सोल्यूशन। अगर शुगर सोल्यूशन में रख दिया जाए रेड ब्लड सेल को तो वो स्वेल हो जाएंगे ड्यू टू एंड ऑस्मोसिस, स्वेल होकर वो बर्स्ट भी कर सकते हैं। वाई प्लांट सेल्स श्रिंक व्हेन केप्ट इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अगर हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन में प्लांट को रखते हैं तो वो श्रिंक कर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है सेल के कॉन्सेंट्रेशन के कंपैरिजन में, जिसके वजह से एक्स ऑस्मोसिस हो जाएगी। पहले वाले का आंसर हो जाएगा बच्चों एंड ऑस्मोसिस, दूसरे वाले का आंसर हो जाएगा एक्स ऑस्मोसिस। तीसरा क्या है? वाई लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग। क्यों उन्हें सुसाइडल बैग बोला जाता है सेल का? क्योंकि वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे एंजाइम्स कंटेन करते हैं, कुछ ऐसे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कंटेन करते हैं जो सेल को ब्रेक डाउन करा सकता है, सेल के स्ट्रक्चर का ब्रेक डाउन करा सकता है। लाइसोसोम बर्स्ट कर सकते हैं सेल के अंदर के कंटेंट्स को। ठीक है, तो ये हो गए सारे के सारे आंसर्स। अब हम सेक्शन ई में आ जाते हैं बच्चों। सेक्शन ई का क्वेश्चन देखना शुरू करो। रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। एनिमल टिश्यू has various types of epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue, nervous tissue, and of tissue. One of them is the connective tissue, which consists of blood, bone, cartilage. Blood is the fluid matrix called plasma. Blood is the fluid matrix called plasma in which red blood cells, white blood cells and platelet are suspended, while bone form the framework that support the body and also anchors the muscle and supports the main organ of the body. Two bones are connected by a ligament. Cartilage is a solid matrix composed of sugar and protein. ठीक है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा है, नेम द टिश्यू विच कनेक्ट्स मसल टू मसल। यहाँ पर दिया हुआ है कि लिगामेंट क्या करता है, 2 बोन्स को कनेक्ट करता है, तो दूसरा वाला कौन सा है जो मसल को बोन से कनेक्ट करेगा? टेंडन्स। टेंडन्स कनेक्ट करते हैं बच्चों मसल को बोन से। मैट्रिक्स ऑफ बोन सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ। बोन सेल्स का मैट्रिक्स किस चीज से बना हुआ है? कैल्शियम और फॉस्फोरस के कंपाउंड से। लिखो यहाँ पर कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2 बोन्स आर कनेक्टेड बाय लिगामेंट, हाउ मसल कनेक्ट्स टू द बोन। मसल्स कनेक्ट होते हैं बोन से बाय द स्ट्रक्चर कॉल्ड टेंडन। इसका भी आंसर टेंडन्स ही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया एवरीवन? टेंडन्स से कनेक्ट होता है बोन एक मसल के साथ। तो ये तो हो गया सेक्शन ई का। दूसरा क्वेश्चन अब देखते हैं। फिश इज अ चीप सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन फॉर आवर फूड। फिश लिवर ऑयल इज रिच इन विटामिन ए एंड डी। बेसिकली फिशरीज आर ऑफ 2 टाइप्स। फिन फिशरी इंक्लूड करती है कैप्चरिंग, मैनेजमेंट, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिशेस। दूसरा है शेल फिशरी, इट इंक्लूड्स कैप्चरिंग, मैनेजमेंट, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ क्रस्टेशियन जैसे कि प्रॉन्स एंड क्रैब्स और मोलस्क, ऑयस्टर्स, मसल्स एटसेट्रा। Depending upon the mode of obtaining fish, fisheries are of 2 types, capture fish और culture fishing। ठीक है, कैप्चर फिशिंग और कल्चर फिशिंग।
तो आपको बताना है मेंशन 2 टाइप्स ऑफ फिशरीज डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फिश। मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फिश में 2 तरह का आपको बताना है कि किस तरह की फिशरीज होती है। जो यहाँ पर ऑब्वियसली लिखा हुआ है ऑब्टेनिंग फिश, एक कैप्चर फिशिंग और एक कल्चर फिशिंग, आपका आंसर यहीं पर दिया हुआ है। दूसरा पार्ट है विच फैटी एसिड इज एक्सक्लूसिवली फाउंड इन फिश। कौन सा फैटी एसिड एक्सक्लूसिवली फिश में पाया जाता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड बेटा जी, इसका आंसर हो जाएगा ओमेगा 3 फैटी एसिड। ठीक है। इज रोहू अ बोनी फिश और नॉट? विच टाइप ऑफ फिशरीज इट इज यूज्ड? रोहू किस तरह का फिश है? इट इज अ बोनी फिश। ठीक है, फिन फिशरी में इसे यूज किया जाता है, बोनी और फिन फिशरी। फिन फिशरी इज द आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैप्चर फिशरी और कल्चर फिशरी? दोनों में क्या डिफरेंस है? कैप्चर फिशरी एक ट्रेडिशनल फिशिंग का मेथड है जिसमें फिशरमैन कैच करता है फिश को नेचुरल रिसोर्सेज से, यानी कि सीज और रिवर से। और कल्चर फिशरी वो मेथड होता है फिश के कल्चरिंग का जहां पर कमर्शियल पर्पसेस से हम आर्टिफिशियल मीडियम में फिश की कल्चरिंग करते हैं, फिश को ग्रो कराते हैं। ठीक है, वो नेचुरल सोर्सेज से नहीं मिलता हमें, हम उसे पालते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंस कल्चर और कैप्चर फिशरी के बीच में। तो यहाँ पे बच्चों आपका पूरा का पूरा एक सैंपल पेपर सॉल्व हो चुका है बायोलॉजी का। तो आई होप बायोलॉजी में अब आपको कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आएगी। इसी तरह से हम और भी सारे सैंपल पेपर सॉल्व करने वाले हैं ताकि आप लोगों के एग्जाम में साइंस के पेपर में बायो से रिलेटेड तो किसी भी तरह की दिक्कत आप लोगों को फेस ना करनी पड़े। सो थैंक यू सो मच, दैट इज ऑल फॉर टुडे बच्चों। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में विद सैंपल पेपर सोल्यूशन 2। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इनमें से कौन कौन से क्वेश्चंस पहले नहीं आते थे और अब आ गए हैं। शेयर कर दो क्लास को ज्यादा से ज्यादा और लाइक जरूर कर देना सेशन को। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।